मेरी फैमिली में कौन-कौन है, मेरे मायके में कौन-कौन रहता है, मेरे ससुराल में कौन है और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ या पूरी फैमिली रहती है, मेरे बच्चे कितने हैं और वीडियो में दिखते क्यों नहीं हैं। तो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन थे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज आपको सारी चीज़ों का रिप्लाई मिल जाएगा क्योंकि आप सब मेरे बारे में जानना चाहते हो। बहुत ज़्यादा कमेंट आए तभी मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितने रीटेक करूँगी इस वीडियो में। हो सकता है मैं बहुत सारे रीटेक करूँ कि आप सब ने बहुत ही प्यार से पूछा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने रूड वे में पूछा है, सब ने बहुत प्यार से पूछा है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस बारे में ज़रूर बताइएगा और अपने बारे में तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक वीडियो थी जर्नी वाली, उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आप मेरे बारे में जानना चाहोगे तो ही मैं ये वीडियो शूट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। उस पे बहुत सारे ढेर सारे कमेंट आए हैं तो मैं आज आपके साथ अपनी फैमिली के बारे में शेयर कर रही हूँ, अपनी पर्सनल जानकारी दे रही हूँ थोड़ी सी, तो आप ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ससुराल में कौन-कौन है, फिर मायके साइड पे चलेंगे। पहले हम बात करेंगे ससुराल साइड में कौन-कौन है मेरी फैमिली में। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, 1 बहन है, टोटल 5 बहन-भाई हैं और मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं। 3 मैरिड हैं और 2 अनमैरिड हैं, ठीक है? बाकी मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो मैं उनके साथ ही यहाँ पे रहती हूँ दिल्ली में और हस्बैंड वाइफ़ ही हम यहाँ पे रहते हैं, अकेले रहते हैं। बाकी मम्मी पापा जी और बाकी जो फैमिली है वो गाँव में ही रहती है। नंद की शादी हो चुकी है, अब आपको पता ही होगा। वैसे शायद मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया है क्योंकि शादी जब हुई थी पिछले साल तब शायद मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी, तो उसकी एक आधी क्लिप होगी, अदरवाइज़ शॉर्ट वीडियो में इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है? तो ससुराल साइड पे आपको पता चल गया कितने लोग थे। 4 भाई हैं, 1 बहन है, 3 अनमैरिड हैं, बाकी 2 अनमैरिड हैं। बाकी मम्मी जी, पापा जी हैं और देवर के बच्चे वगैरह हैं, नंद के भी, ठीक है? अब बात करते हैं मायके साइड में कितने लोग हैं, कौन-कौन है मेरे मायके में। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, आप सब जब ये वीडियो पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे ना, तो इस वीडियो का जो एंड होगा, जब आप सुनेंगे लास्ट तक, तो मुझे इतना पक्का पता है कि ढेर सारी दुआएँ आप देकर जाओगे। मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है कि आप सब मेरे लिए इतनी दुआ बरसा के जाओगे जब ये वीडियो पूरा अंत तक देखोगे। तो बस आप जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं मायके साइड पे। तो मैं जब आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, आपको डिटेल में अगर मेरे बारे में जानना है तो मैं स्टार्टिंग से बताऊँगी, आप प्लीज़ बोर मत होना। तो मेरे मायके में सब हैं फ़िलहाल, लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं 2 साल की थी, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, तब से आपको समझ आएगा जब मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। आपको बताऊँ तो मैं जब 2 साल की थी ना, तब मेरी मम्मी किसी कारणवश नहीं रहीं इस दुनिया में, वो चली गईं, उनका स्वर्गवास हो गया। और 2 साल के बच्चे को नहीं पता होता है कि वो 2 साल के बच्चे को नहीं पता होता है कि उसकी मम्मी कैसी हैं, कैसी नहीं हैं, क्योंकि उस समय उसको इतना ज्ञान नहीं होता है। तो मुझे भी नहीं पता है कि मेरी मम्मी कैसी थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी नहीं है, मतलब दिल्ली में ही रहते थे मेरे मम्मी-पापा, मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ है। फिर जब मैं 2 साल की थी, फिर 2.5 साल की हुई मैं, थोड़े दिन मेरे पापा ने रखा, फिर अकेले सँभालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो नहीं सँभाल पा रहे थे मेरे पापा। फिर मेरे पापा दादी के पास मुझे छोड़ आए, जहाँ पे गाँव में रहते थे, हम यूपी साइड के हैं, बदायूँ बरेली साइड के। तो वहाँ पे मेरी दादी दादाजी गाँव में रहते थे, चाचा भी रहते थे। मेरे पापा 3 भाई 2 बहन थे और फिर दादी के पास छोड़ दिया मुझे वहाँ पे रहने के लिए। मेरी दादी ने मेरा पालन-पोषण किया है 2 वर्ष की अवस्था से। फिर जब मैं 10-11 साल की हुई, फिर उसके बाद जो गाँव में पढ़ाई करते थे, लेकिन गाँव की पढ़ाई तो ऐसे ही होती थी उस ज़माने में तो। फिर उसके बाद मुझे वापस दिल्ली लाया गया पढ़ने लिखने के लिए, कि अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छी एजुकेशन हो जाए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए शहर के हिसाब से। फिर मुझे रखा गया दिल्ली में किसी ने अपने पास और वहाँ पे मेरी पढ़ाई शुरू हुई। फिर मेरी पढ़ाई हुई 12th तक, 12th के आसपास। लेकिन मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे सिलाई का काम होता था और पार्लर का भी काम होता था, ठीक है? तो मैं उनको देख-देख के सिलाई का जो मैं था ना, सिलाई की मैं आज फिर से एक अलग से भी वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने कैसे-कैसे सीखी है सिलाई। तो उनको देखते-देखते ना, जब वो लड़कियों को सिखाती थी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो मैं उनका क्या ही नाम लूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं।
बट उनके वजह से मैं सीख पाई हूँ सिलाई। उनको देखते देखते मैंने सिलाई सीखा, सिलाई करना स्टार्ट किया, जस्ट लाइक एक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे होता है ना किसी को देख के नकल करना, तो मैं भी वही करने लग गई। सिलाई सीखती थी, छोटे छोटे कपड़े बनाती थी गुड़िया के या किसी चीज़ के। फिर मैं बहुत जल्दी ना कैच कर ली थी सिलाई का काम, तो सिलाई मैं सीख गई थी। जितना भी थोड़ा बहुत आने लगा था मुझे, और जो लड़कियाँ सीखने आती थी उन्हीं के बीच में बैठ जाती थी, सीखना स्टार्ट कर दिया था। फिर वहाँ पे मेरी 12th की एजुकेशन हुई। फिर बात होती है शादी की, तो शादी की जो टाइम था वो मेरा 12th पास करने के बाद, जो मई जून का महीने में रिज़ल्ट आता है, उसके बाद मेरी शादी फ़िक्स की गई। रिलेटिव्स में ही मेरी शादी हुई है, ज़्यादा दूर अनजान लोगों में मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मम्मी थी नहीं, ठीक है। दादा दादी चाहते थे कि वो हमारे सामने शादी हो जाए, क्योंकि मेरे पापा बड़े थे और उनकी सबसे पहला जो बच्चा होता है वो मैं ही हूँ। बाकी मेरे चाचा थे छोटे, तो हमारे घर में मेरी शादी पहले होनी थी। तो 12th के बाद मेरी शादी हो गई, जून के महीने में हुई थी। अगले साल जून में मेरी शादी हो गई थी। तो 16-17 साल की एज में मेरी शादी कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा एजुकेशन तो स्टॉप हो चुका था। बाकी मुझे ससुराल वालों ने पढ़ने को बिल्कुल मना नहीं किया था, बट मुझे वहाँ पे सब्जेक्ट अपने जो चॉइस होती है वो नहीं मिल पाए, तो फिर मैंने एडमिशन लेना स्किप कर दिया। बाकी जो मेरे को कुछ भी नहीं किया मैंने 1 साल तक। फिर मेरी 16-17 साल की एज में शादी हो गई। यूपी में मेरी शादी हुई थी, क्योंकि हम लोग हैं तो यूपी साइड के ही। मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली यूपी में ही रहती है। तो फिर शादी के 1-1.5 साल में मैं वापस दिल्ली आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, इनको थोड़ा दिक्कत होता था खाना बनाने वगैरह में। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे दिल्ली में सिलाई का काम भी कुछ करूँगी, ऐसा कुछ माइंड भी नहीं था, और इतना बचपना भी था। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है 16-17 साल के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या तेज़ हैं, कुछ भी कह सकते हो। पहले इतना ज़्यादा हम ओपन माइंडेड नहीं हुआ करते थे, और ना ही इतनी सुविधा हुआ करती थी। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मेरे मायके में कौन कौन है, जैसे मेरे मायके में मेरे चाचा भी हैं, मेरी बुआ भी हैं, मेरे मामा मामी, सब मतलब पूरी कंप्लीट फैमिली है। बस मेरी मम्मी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी नहीं है तो मेरे बहन भाई भी नहीं हैं, क्योंकि जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, तो कारण बता देती हूँ मैं आपको क्या था। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, और वो बच्चा और माँ दोनों ही साथ में ईश्वर ने उन्हें बुला लिया, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा बुरा मेरे साथ जो भी हुआ सब हो चुका था उस समय पे। तो फिर मैं ही थी इकलौती, मेरे दादी दादा ने पाला, उन्हीं ने शादी करी, और बस यही था मेरे मायके का। तो उसके बाद बहन भाई तो हैं ही नहीं। फिर मेरे पापा ने मेरी शादी तो कर ही दी थी। फिर मैं दिल्ली में सेटल हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ की जर्नी मैंने आपको बताई दी सिलाई की, जो कि 14-15 साल की जर्नी है मेरी आज की डेट में। शादी से पहले भी मैं सिलाई करती थी, लेकिन जो बाहर का काम मैंने खुद से पर्सनल लेना स्टार्ट किया, वो मैं अपनी 15 साल की जर्नी को मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हर वीडियो के नीचे क्वेश्चन आता है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत वे में पूछा है, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से पूछा है आप लोगों ने। तो बता ही देती हूँ मैं आपको। आप सब कहते हो ना कि आपके बच्चे नहीं दिखते हैं, तो मेरे बच्चे नहीं हैं इसलिए नहीं दिखते हैं, और फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आप और ईश्वर की कृपा से ज़रूर हो जाएंगे। और मुझे विश्वास है, जब से मैं महादेव की शरण में गई हूँ, और मुझे विश्वास है, यकीन है, भरोसा है, और अटूट भरोसा है कि मेरे बच्चे ज़रूर होंगे। फ़िलहाल बच्चे नहीं हैं। कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। ये बात सच है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि जो मेरी दुआ अभी तक अकेले थी, अब आप सबकी दुआ उसमें जुड़ जाएगी, तो ईश्वर तक आवाज़ पहुंचेगी, और ईश्वर तक, महादेव के कैलाश पर्वत तक आवाज़ पहुंचेगी, तो मेरे बच्चे ज़रूर होंगे और जल्दी होंगे। बस इतना भरोसा है। भरोसा तो इतना है महादेव पे कि एक हवा भी आके कहे ना बीच में कि नहीं, तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा अटूट है। जो दिल में रखा जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। और ये वीडियो शूट करते वक्त मैंने बहुत रीटेक करे हैं। मुझसे ये वीडियो शूट भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आए, वो भी बहुत ही प्यार से, इसलिए मैं ये शूट कर रही हूँ। बाकी आपको मैंने बता ही दिया मायके साइड में कौन कौन है, ससुराल साइड में कौन है, बच्चे क्यों नहीं दिखते थे अब तक, क्यों मैं मतलब इतनी मेहनत करती हूँ। तो मेहनत करना तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, बट हम कुछ चीज़ों को भुलाने के लिए मेहनत करते हैं, ताकि कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान ना करें। क्योंकि हम सताए हुए तो ज़रूर होते हैं, ये बात सच है कि हर इंसान की एक कहानी होती है, पर
उस कहानी को शोर में नहीं बदलना चाहिए, शांत रखना चाहिए, क्योंकि उस शोर का मजाक बन जाता है। तो इतना शांत रखें, इतना हृदय में रखें कुछ चीज़ों को कि उसकी आवाज़ बस ईश्वर तक ही पहुँचे, लोगों तक नहीं पहुँचे। तो ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतनी प्यारी हो, इतनी इनोसेंट हो, इतने अच्छे से, इतने प्रेम से बात करते हो। तो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो हमें नहीं मिली होती है ना, वो हमें दूसरों को देने की इच्छा होती है। मिला है, ऐसा नहीं है कि हर जगह से नहीं मिला है, बट कुछ चीज़ों से मैं वंचित भी रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को इतना प्यार बाँट दूँ, इतना बाँट दूँ प्यार कि जो मुझे नहीं मिला वो मतलब मैं दे सकूँ, दूसरों को दे सकूँ, है ना? बस यही है, इसीलिए मैं इतना प्यार से बोलती हूँ, इतना प्यार से सिखाती हूँ। और ये ना ऑफ़लाइन भी मैं सबको इतना ही प्यार बाँटती हूँ, भले वो चाहे ले या ना ले, उसकी कदर हो उसे नहीं हो, ठीक है? तो कभी-कभी क्वेश्चन उठते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मेरे ही साथ क्यों हुई? मेरी शादी को 15 साल हो जाएंगे इस जून में, 21 जून को। और आप लोग कहोगे कि ट्रीटमेंट वगैरह सब हुआ है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हुई हैं, सब कुछ हुआ है। अब मैंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है, मैं सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ, अब बस महादेव के भरोसे हूँ। और बहुत ही ज़्यादा उन पे भरोसा है। बाकी इतना पता है कि जब ये वीडियो का एंड होगा तो आपकी दुआएं और मेरी दुआएं जब जुड़ जाएंगी तो कैलाश पर्वत पे ज़रूर पहुंचेंगी, और वो मुझे वो सारी खुशियाँ दे देंगे जो मुझे चाहिए थी। गम में कैसे मुस्कुराना है आप मुझसे सीख सकते हो। अपने दुख किसी को ना बताएं, अपने जो दुख है ना वो कभी किसी को डिटेल में ना बताएं। कहते हैं कि खुशियाँ शोर मचा के बता देनी चाहिए, और गम मुस्कुरा के, मौन होके सह जाना चाहिए। तो यही मैंने खुद का रूल बनाया हुआ है। हर चीज़ में मैंने खुद के ही रूल अपने बनाए, और खुद ही मैं फ़ॉलो भी करती हूँ उन चीज़ों को। आज तक मैंने किसी के आगे कुछ भी नहीं कहा है इस चीज़ को लेके। मैंने, मेरे आँखों के आँसू किसी को भी नहीं दिखेंगे, और मैं दिखने भी नहीं दूँगी, क्योंकि अंदर से आवाज़ बस ऊपर तक पहुँच जाए। साइड में क्या हो रहा है, किसको हमें बताना है, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो होना है वो ईश्वर की कृपा से होना है। और अपनी वीक नब्ज़ को किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम परेशान रहते हैं, नहीं। बाकी आप सब लोग कहते हो इतना मेहनत क्यों करते हो, इतना मेहनत क्यों करते हो। सच बात है कि मेरे को कोई पैसे की भी कमी नहीं है। पैसे की कमी उसे लगती है जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है ना। इच्छाओं पे कंट्रोल किया हुआ है तो पैसे की कमी भी नहीं होती है। बाकी मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छा सब कुछ है, सब कुछ बहुत ही बेस्ट है। मैं खुद भी अच्छा अर्न करती हूँ, है ना। तो बस बिज़ी रहने का यही है कि मैं इतना बिज़ी रहूँ, इतना बिज़ी रहूँ कि कुछ और सोचने की शक्ति ही ना बचे, ख़राब चीज़ों की सोचने की शक्ति ही ना बचे। बस इतना अच्छा, इतना पॉज़िटिव सोचना है। और लोगों में सबसे नंबर 1 कि मुझे बस लोगों को प्यार बाँटना है, बहुत 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 ढेर सारा, ठीक है। और बाकी मेरी दादी दादाजी ने इतना प्रेम से, इतना प्यार से पाला है, बल्कि वो कहते थे बचपन में तुम बहुत ज़िद्दी थी और तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है। तो सच में पाला ही होगा, क्योंकि 2 साल के बच्चे को पालना और बिना माँ के बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उन्होंने कैसे पाला होगा वो मैं ही जानती हूँ। और मेरी दादी अब कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं, तो मेरी दादी का भी स्वर्गवास हो गया, दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया। इन 15 सालों में मैंने बहुत लोग खो दिए। मैंने अपने बड़े चाचा जी को भी खो दिया, दादी दादाजी को खो दिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2019 में, बाकी 2019 में मैंने अपने पापा को भी खो दिया। आई डोंट नो कि इतना सब मेरे साथ क्यों हुआ। बहुत सारे दर्द हैं। जब 2019 आया था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था। उसमें मैंने अपने पापा को खो दिया। 14 जनवरी थी, मकर संक्रांति का दिन था। और मेरी तबीयत दिसंबर से ही ख़राब हो गई थी। कहते हैं ना, जब कीमती चीज़ हमसे दूर होने वाली होती है तो उसको पहले ही भगवान जी दूर करते हैं, ताकि उन्हें एकदम से पता नहीं मैं ये वीडियो पूरा शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कोशिश करती हूँ। लेकिन तो दिसंबर में मेरी तबीयत ख़राब हुई, और इसलिए ख़राब हुई जो जीवन में मुझे कभी, आपको पता है मैं एक पहली लेडीज़ हूँ जो कभी, जिसको बुखार भी नहीं आया था आज से पहले। 2019 से पहले मैं बुखार भी नहीं जानती थी क्या होता है, बीपी लो, बुखार, खांसी, जुकाम, कुछ मैं जानती तक नहीं थी। और मुझे क्या हो जाता है दिसंबर के महीने में अचानक से, बिना कुछ खाए, सर्दी का कुछ भी नहीं, निमोनिया। 1 महीने तक मेरा इलाज चलता है, दिसंबर पूरा चला जाता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। मैं अपने मेरे पापा बीमार थे, शुगर के पेशेंट थे, और अचानक से 2-3 महीने पहले उनको शुगर का प्रॉब्लम हुआ था। फिर उनका कुछ ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन हुआ, उनको फिर दर्द वगैरह होते रहे, जहाँ भी ऑपरेशन हुआ था वो ठीक नहीं हुआ उनका ज़ख्म। कहते हैं शुगर में ठीक नहीं होता है।
फिर उसके बाद इधर मैं भी तबीयत ख़राब थी मेरी भी। फिर आती है 12 जनवरी, जिसमें मेरी हालत बहुत ख़राब थी, पूरी रात मैं सोई नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं सो रही है। मैं पूरी रात जगती रही और पता नहीं अचानक खुली आँखों से मैं सपने देखती हूँ कि मेरे पापा मुझसे मिलने आए हैं और ग्रे शर्ट पहना हुआ है उन्होंने और वाइट पैंट था। इसमें मैंने ऐसी खुली आँखों से रोते-रोते ही मैं देख रही हूँ उनको, कुछ भी नहीं बोले हैं, बस चले गए हैं। और मेरे हस्बैंड को लगा इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए ये रो रही है, हो सकता है। मैं बेवजह ऐसी रो रही हूँ रात के 2:30 बजे, ठीक है। 2:30 बजे रो रही हूँ, सुबह 5 बजे फ़ोन आता है मेरे पापा की तरफ से, जहाँ भी वो रहते थे, कि तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है, उनसे बात कर लो। मेरे फूफा जी का फ़ोन आता है, तो मैंने फ़ोन लगाया, मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। फिर 13 जनवरी जो थी, फिर उसमें मुझे जाना था लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरे पापा को देखने के लिए मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ सबने कहा कि तुम्हारे जो पापा जो है मेरे दीपा के पापा हैं, वो देखना चाहते हैं दीपा को, पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, जल्दी से दीपा को बुला लो। मैं अपनी ज़िंदगी में पता है मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में भी अकेले नहीं गई हूँ, लेकिन उस दिन मैं दिल्ली से गाज़ियाबाद तक एक छोटे बच्चे के साथ गई हूँ मैं, अकेले। नहीं पता था कि मैं बाहर कैसे निकलते हैं, कैसे रोड क्रॉस करते हैं, कुछ भी नहीं जानती थी। शाम के 6 बजे मैं निकलती हूँ तबीयत ख़राब में कि अब तो बस जाना है, जाना है, जाना है। मुझे नहीं पता था अचानक से ही दिन आ जाएगा। फिर 6 बजे मैं गई हॉस्पिटल में जाके मैंने अपने पापा को देखा, ठीक था सब कुछ, ख़ास कुछ अच्छा भी नहीं था। फिर 2 बजे मैं घर से निकल गई, फिर मैं वहाँ पे पहुँची 9 बजे, 3 घंटे का वेट करते-करते मेट्रो में इतना लंबा टाइम लग रहा था। फिर 3 घंटे बाद मैं पहुँची गाज़ियाबाद में, जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट है कोई, वहाँ पे मैं पहुँची। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑलरेडी थे, वो मुझे लेने आ गए थे मेट्रो स्टेशन पे। फिर उसके बाद जब मैं पहुँची तो 9:30 का टाइम हो गया था। डॉक्टर कहते हैं अब नहीं मिल सकते हो आप अपने पापा से, आप तो मिलना सुबह, क्योंकि 7 बजे से पहले मिल सकते हो, उससे पहले नहीं मिल सकते। तो मैं बड़ी तड़प भी रही थी कि मेरे को मिलना है और कैसे मिलूँ, कैसे मिलूँ। फिर 11 बजे एक आता है ना ऊपर से, प्राइवेट हॉस्पिटल में ना कुछ लगे रहते हैं स्पीकर से, उसमें जो उसके पेशेंट के साथ के होते हैं ना, तो उन्हीं को दवाई वगैरह के लिए बुलाया जाता है कि आप ये लेकर आइए, वो लेकर आइए। तो सबने कहा कि आवाज़ आई है तो दीपा को ही भेज देते हैं, और किसी को जाना पड़े इससे अच्छा दीपा को भेज देते हैं, ये देख भी लेगी एक झलक अपने पापा को। तो फिर ना मुझे ही भेज दिया, पर वो दवाई के लिए कोई आवाज़ नहीं थी, वो बस इसलिए थी कि इन्हें ले जाओ, कुछ नहीं है इनमें। और ये चीज़ ना डॉक्टर ने सिर्फ डायरेक्ट मुझे बोल दी। मतलब जो बच्चा अपने पिता को देखने गया है उसको नहीं पता कि उसको जाते ही डायरेक्ट डॉक्टर उससे ऐसे बोल देगा। और उसके बीच 1 घंटे पहले क्या हो रहा था मेरे साथ, जब आवाज़ नहीं आई थी ऊपर से, जो वार्ड है वहाँ से, आईसीयू से आवाज़ नहीं आई थी, जब तक थोड़ी देर पहले मैं अलग जाके वॉशरूम में इतना रोई थी, मुझे नहीं पता क्यों रोना आ रहा था, किस लिए रोना आ रहा था। बट एक अंदर से आत्मा हमारी आवाज़ दे देती है, उसकी आवाज़ धीरे होती है पर हम सुनना नहीं चाहते, पर उस आवाज़ में ये था कि मेरे पापा अब नहीं हैं। तो उस बीच ऐसा भी हुआ था जो मैं भूल गई आपको बताना। फिर 12 बजे ऐसे कह दिया। और आपको पता है जनवरी में कितनी भयंकर ठंड होती है, बस हॉस्पिटल के बाहर नीचे उतर के जैसे तैसे लाया गया। मैंने डॉक्टर को कुछ उल्टा भी बोल दिया था उस समय पे कि आपने मेरे पापा को ऐसे क्यों बोला, क्योंकि हमको नहीं अकल होती है उस समय कि हमने किससे कैसे बात करनी है, क्योंकि कोई हमारी, आपको पता है मेरे पापा के सिवा और कोई नहीं है मेरा, मेरे पापा के सिवा मेरा कोई भी नहीं था। मेरे पापा हर 15 दिन पे मेरे पास आते थे, मिलने आते थे मुझे। फिर वो पापा को घर लाया गया, जहाँ वो रहते थे वहाँ लाया गया, उनका जो भी करना होता है वो किया, अंतिम संस्कार जो भी होता है। फिर उसके बाद मैं घर पे आई। घर पे आने के बाद मेरे हाल, अब आपको मैं ये स्टोरी बताऊंगी कि मेरे हाथ में इतना बड़ा निशान क्यों है और क्यों मैं इतना शांत हो गई। सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बस आप पेशेंसली सुनिएगा इस वीडियो को। बहुत मुश्किल से मैंने शूट किया है ये। फिर उसके बाद जब मेरे पापा वो ऐसे हो गए, एक्सपायर हो गए, फिर उसके बाद घर पे आई। घर पे आने के बाद ना दिमाग काम करे ना मन काम करे, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। दिसंबर से ही सिलाई भी का काम भी ख़त्म ही, मतलब ख़त्म क्या, स्टॉप कर दिया था। सारे कस्टमर भी परेशान हो गए थे, पर मैंने दिसंबर से ही कोई काम नहीं किया था, हालत ख़राब थी। उसी बीच में पापा चले गए। फिर आती है पूरी जनवरी ऐसे ही निकलती है रो रो के।
फिर फरवरी भी ऐसे ही निकलती है रो रो के। फिर ना जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सब ने कहा, अड़ोसी पड़ोसियों ने, कि मेरे हस्बैंड से, कि तुम ना अपनी दीपा को गांव ले जाओ, क्योंकि ये तुम ड्यूटी चले जाते हो और ये पूरा दिन रोती रहती है, बिल्कुल बंद रहती है, ये बाहर नहीं निकलती, मिलती नहीं है, किसी से बात नहीं करती है, बस रोती है, इसको गाँव ले जाओ। फिर मेरी सास ने भी कहा कि इसको घर पे ले आओ। फिर मैं घर पे गई। घर पे जाने के बाद पहले दिन में रही सही, दूसरे दिन कहते हैं ना कि जो दुख होता है वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है जब तक वो पूरा कंप्लीट परेशान नहीं कर लेगा। घर पे गए, घर पे जाने के बाद मैं पूरा अच्छे से रात को सोई, और सुबह जब मैं उठती हूँ 5 बजे, मैं फिसल जाती हूँ बाथरूम में, गिर जाती हूँ बहुत बुरी तरीके से। फिर ये मेरा हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। फ्रैक्चर होने के बाद फिर वापस से, मतलब जो गम था ना वो भगवान को कैसे दूर करना था, एक और गम देके, एक गम को दूर करने के, क्योंकि वो दूर होना होता तो वो 2 महीने से पहले ही दूर हो जाता, लेकिन जिसका एक ही सहारा होता है ना उसको तकलीफ़ होती है जब वो दूर होता है। पापा के जाने के बाद बहुत हालत ख़राब। फिर हाथ में मेरा इतना बड़ा फ्रैक्चर हो गया, काफ़ी हद तक, मतलब बहुत परेशान हो गई। मेरा उस फ्रैक्चर को ठीक नहीं हो रहा था, इतने हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, 3-4 महीने हो गए, नहीं ठीक हुआ। फिर मेरे को गाँव से दिल्ली लाया गया। दिल्ली से मेरा सफदरजंग में ट्रीटमेंट हुआ। उससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में भी हुआ, ऑर्थोपेडिक्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, लेकिन पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत ही मेजर इशू था, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे थे कोई। फिर मेरा सफदरजंग में ट्रीटमेंट चला, वहाँ से मुझे 1 मंथ में मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये जो गम था ना, भगवान को पता था कि ये नहीं भूल पाएगी, बहुत परेशान रहती है, तो इसको दूसरा कष्ट दे दो ताकि वो डाइवर्ट हो जाए। हो सकता है आपको ये कहानी बोरियत भी कर रही होगी, पर जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो कहना मैं ये चाह रही थी इतनी देर से कि मेरे पापा भी नहीं हैं, बहन भाई भी नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, पर अब मैंने महादेव को ही अपना मायका बना लिया है। पिता, माता, बहन, भाई सब मैंने उन्हीं को बना लिया है। मेरे चाचा चाची की पूरी फैमिली है, बुआ की पूरी फैमिली है, मामा मामी, नानी नानी, पूरी फैमिली है कंप्लीट, मौसा मौसी की कंप्लीट फैमिली है, सारे हैं। लेकिन जब तक अपने पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। सब अच्छे हैं, शादी ब्याह पार्टीज़ में सब में मिलते हैं, पर जो हृदय की तार जुड़ती है ना वो अपनी फैमिली से जुड़ती है, अपने माता पिता से बिना फ़िल्टर के जुड़ती है। उसमें कोई फ़िल्टर नहीं होता, उनमें कोई लालच नहीं होता जुड़ने का, वो बस प्योर रिश्ते होते हैं। क्वेश्चन तो उठता है महादेव से कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी रीटेक कर चुकी हूँ, बहुत रीटेक किया मैंने। 3-4 घंटे में ही शूटिंग हो रही है मेरी। जो तार जुड़ते हैं वो अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से जुड़ते हैं, जो कि मेरे पास नहीं है तो एक कीमती हीरा जो मेरे हस्बैंड हैं। इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे मैंने, जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। बहुत 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 ज़्यादा। जब उनसे मेरी शादी हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे बस तुम्हारी टेक केयर करनी है, जो तुम्हारी पेरेंट्स करते तुम्हारी टेक केयर वो मुझे करनी है। तब तो मेरे पापा भी थे पर मेरी मम्मी तो नहीं थी ना। तो उन्होंने जब ये ऐसे बोला तो मैंने भी कह दिया कि मैं भी जो एक ईमानदार वफ़ादार जो होते हैं ना, मैं भी अपना जीवन बस वैसे ही बिताना चाहती हूँ। तो हमारी बस इतनी सी बात हुई थी। आजकल के लोग तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, पर हमारी बस यही 2 बातें हुई थी। उससे लेकर वो भी अपने वादे को पूरा निभा रहे हैं, मैं भी अपनी ईमानदारी को पूरा निभा रही हूँ उनके साथ। हम दोनों एक दूसरे के बहुत लकी हैं। जो मुझे वो कहते हैं कि मैं इतना लकी हूँ कि तू मिली है मुझे दीपा, और वो मुझे तू करके ही बोलते हैं और मुझे बहुत अपनापन लगता है, और मैं आप करके ही बोलती हूँ। तो मैं तो दुनिया की सबसे लकी लेडीज़ हूँ जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। कहते हैं दुख को भुला देना चाहिए, जो पीछे बीत गया वो नहीं आएगा लौट के। पेरेंट्स, भाई बहन ये तो नहीं आएंगे, लेकिन जो अब है समय उसको अच्छे से रखा जा सकता है, अच्छे से बटोर के खुशियों को रखा जा सकता है। जो जो है वो ख़ास है, बस यही कहते जाइए। आई थिंक मैंने इस वीडियो में अपनी मम्मी से, पापा से रिलेटेड सारी बातें आपको इसमें शेयर की है। ससुराल फैमिली बहुत अच्छी है। मम्मी जी कल ही गई हैं, और आप कह रहे थे ना वीडियो नहीं आ रहे हैं इतने दिनों से, तो यही रीज़न था कि मम्मी भी थी, देवर भी थे, तो मैं ना कंफर्टेबल नहीं थी कि अपनी
बातें रख सकूँ आपके सामने, क्योंकि मैं बाकी बहुत क्वेश्चन था आपका सबका कि मायके ससुराल में कौन है। इवन बच्चों के लिए बहुत सी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, क्यों नहीं दिखते हैं, हॉस्टल में हैं या फिर कहाँ हैं। तो हॉस्टल के इतने बड़े बच्चे भी अगर होते टाइम पे तो इतने बड़े भी नहीं होते, अगर होते समय पे भी हो जाते तो भी 14 या 13 साल के होते या 12 साल के होते। बट अब ज़रूर होंगे, क्योंकि आप सब भी हो ना मेरे साथ। आपका जो दुआएं हैं ना वो बस मेरी दुआ में जोड़ देना और ईश्वर तक पहुंचा देना, बस यही चाहिए। और ज़रूर होंगे, और हो सकता है कि बहुत जल्द हो, ताकि आप सब भी तो देखोगे ना। फिलहाल अब मैंने अपना जीवन महादेव के नाम कर दिया है। जाके एक दिन मंदिर में खूब रो ली हूँ मैं, और फिर मैंने उनसे कह दिया आपको मेरा पिता बनना पड़ेगा, माता पार्वती को मेरी माँ बनना पड़ेगा, गणेश कार्तिक हनुमान जी को मैं राखी बांधती हूँ मंदिर में जाके हर रक्षाबंधन पे, वो मेरे भाई के स्वरूप में है। मतलब मैंने ना अपनी पूरी फैमिली शिवालय को बना ली है। मैंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया है खुद को। और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो दूसरा भी हमें कुछ देता है। तो मैंने जब उनको मान लिया अपना परिवार, तो उन्हें भी मुझे अपनी बेटी मानना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम वो है मेरे लिए। सुबह मैं पहले उनसे अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, और हर चीज़ मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, दुख सुख सब मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। मेरा काम कितना आया, मेरे पास पैसे कितने आए, मेरे पास क्या, सब मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, बड़बड़ करती रहती हूँ। और जितनी मुझे बातें करनी है मैं महादेव से कर लेती हूँ, और किसी से मैं नहीं करती हूँ। उनसे मैं हर बात कर लेती हूँ, उनसे रो भी लेती हूँ, उनसे झगड़ भी लेती हूँ, उनसे हक भी जता लेती हूँ, उनसे माफ़ी भी मांग लेती हूँ, सब कुछ उनके सामने कर लेती हूँ। वही मेरी फैमिली है फ़िलहाल, और हमेशा रहेंगी। वो तो फैमिली मेरी जन्म जन्मांतर तक है, तो वही मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, और मेरे पति की कृपा तो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा बरस रही है। तो आपको मिल गए होंगे आप सबके कमेंट का रिप्लाई, और बाकी एक स्टिचिंग से रिलेटेड कमेंट की रिप्लाई की वीडियो ज़रूर आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। क्योंकि कुछ दिन मैं कथा वगैरह में गई थी, फिर मेरे घर से गेस्ट आ गए थे, मम्मी जी, देवर जी और भी लोग, तो उसमें मैं थोड़ा व्यस्त रही। फिर मैंने ना तो शूटिंग की ना कुछ किया, और जो शूटिंग आ रही है वीडियो वो पहले की एडवांस में रखती हूँ मैं, तो वही चीज़ें आई हैं। बाकी आप लोग कह रहे हो कि मेरा वीडियो नहीं आया, तो आप सबका वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एडवांस शूटिंग की हुई थी, तो वही मैं डाल रही थी। क्योंकि मुझे कथा सुनने जाना था 7 दिन, लेकिन मैं नहीं जा पाई 7 दिन, तो इसी वजह से। और मैं अपनी 7 दिन का एडवांस कंटेंट लेकर रात दिन शूट किया था, ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आप लोगों की जो वीडियो है वो आप निरंतर बराबर जाती रहे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि एक दिन भी नहीं डाला। तो वो चीज़ थी, मैं आप लोगों को भी निराश नहीं करना चाहती थी, और महादेव के पास भी जाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने 7 दिन की कंटेंट एक्स्ट्रा शूटिंग की, रात दिन की, बहुत काम किया, एक्स्ट्रा बर्डन खुद पे डाला। इसलिए मेरा चेहरा भी इस हफ्ते ना थोड़ा थका थका लग रहा है। वैसे मैंने इस वीडियो में इतने ज़्यादा रीटेक किए हैं, पर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो आएगा जिसमें मैंने अपनी सेविंग के बारे में बोला था कि मैं अपनी सेविंग कहाँ करती हूँ, कैसे अपने पैसे जोड़ती हूँ, तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए भी आपने कमेंट किए हैं, तो उसके लिए अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा सेविंग्स के बारे में, जिससे आपकी भी सेविंग बहुत अच्छी हो सके। और बाकी हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आप सब भी मुझे बहुत प्यार करते हो। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।